Hello friends, welcome again. Today in this video I am going to start with new topic that is decomposition and अब तक मैंने जो है आपको इकोसिस्टम के दो जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। एक तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है, वो हम 4 फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिविटी, सेकंड वन इज़ डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज़ एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ वन इज़ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज मैंने आपको प्रोडक्टिविटी लास्ट टाइम पढ़ा दिया है अपनी वीडियो में, और आज जो है हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ डिकम्पोजिशन। रिमेंबर डिकम्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी ये बहुत ईजीली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर आप कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी इससे रिलेटेड, टर्म से रिलेटेड एक्चुअली बहुत जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले आप डिकम्पोजिशन से समझते क्या हो, उसका मीनिंग क्या है। देखो, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को आप किसी छोटे ऑर्गेनिक पार्ट में तोड़ रहे हो। लाइक अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कोई भी आप ले लो, जैसे कि हम एक लीफ की बात कर लेते हैं जो किसी प्लांट से गिरी है, तो वो एक ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि एक वो प्लांट का पार्ट है और प्लांट जो है वो ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनिक मैटर है। या आप किसी ऑर्गेनिज्म की बात ले लो, जब वो डेड हो जाता है तब उसको आप एक ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हो। तो अब उसको छोटे पार्ट्स में किस तरीके से ब्रेक करना है, और उसके बाद जो उसमें से मिनरल्स होंगे उनको किस तरीके से मतलब वापस एक साइकिल बनानी है, तो ये सब जो है वो डिकम्पोजिशन में आएगा। डिकम्पोजिशन में हम ऑर्गेनिक मैटर को जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू simple inorganic organic parts, that is CO2, H2O, nutrients, that is known as decomposition। और डिकम्पोजिशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में जो मिनरल्स हैं वो एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। वो जो एनवायरनमेंट में है, इकोसिस्टम में है, वो एक साइकिल नहीं बन पाएगी, और साइकिल ना बन पाने की वजह से उन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, वो एलिमिनेट हो जाएंगे उस एक साइकिल से, और ऐसी कंडीशन में जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में इकोसिस्टम आगे की तरफ प्रोसीड नहीं करेगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, और सभी जो प्रोसेसेस हैं वो हॉल्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर व्हेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2, H2 एंड न्यूट्रिएंट, देन इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन। एंड फॉर द बाय डिकम्पोजिशन वी कैन गेट CO2, H2 and nutrient, which are very important for the cycling of these nutrients in the environment। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस जो हैं वो डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व है। इनको स्टेप में पढ़ेंगे, सीरीज़ में पढ़ेंगे, और ये पूरी की पूरी जो है वो 5 होती हैं। 5 जो यहाँ पर स्टेप है वो हम फॉलो करेंगे। तो 5 स्टेप में कौन कौन से स्टेप आएंगे? फर्स्ट स्टेप होगा फ्रेगमेंटेशन, फिर होगा लीचिंग, सेकंड थर्ड वन होगा कैटाबोलिज्म, एंड फोर्थ वन इज़ ह्यूमिफिकेशन, एंड लास्ट वन इज़ मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन, आप किसी भी बड़ी चीज़ को लेते हो तो उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्योंकि हम बड़े से छोटा बनाएंगे, तो इसीलिए हम ऐसी प्रोसेसेस को कंटिन्यू फॉलो करेंगे जिससे हम उन न्यूट्रिएंट्स को जो हमें बड़े से छोटे में कन्वर्ट हुए हैं उनको हम अवेलेबल करवा सकें दूसरी जनरेशन के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। तो पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक बहुत ही अच्छा डेट्रीवोर है, क्योंकि ये जो लीडर है उस पर फीड करता है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है, स्मॉलर पार्टिकल्स बना देता है। तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है डिकम्पोजिशन के लिए। आफ्टर फ्रेगमेंटेशन सेकंड स्टेप इज लीचिंग, इन विच वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से मटेरियल्स जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू गोज इनटू द लोअर हॉरिजन ऑफ सोइल। मतलब अब तक हमने जो बड़े पार्टिकल थे उनको छोटा बना दिया, अब वो छोटे पार्टिकल, उनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होंगे जो अर्थ की सॉइल की हॉरिजन में जा सकते हैं।
सॉइल की भी अपनी एक प्रोफाइल होती है जिसमें ए हॉरिजन होता है, बी हॉरिजन होता है, ओ हॉरिजन होता है। ये सॉइल के डिफरेंट पार्ट होते हैं, डिफरेंट हॉरिजन होते हैं। ऊपर की सबसे ऊपर की लेयर होती है सरफेस लेयर। तो लीचिंग में क्या होता है, एक लीचिंग मतलब नीचे की तरफ जाना, मतलब सॉइल के जो अर्थ सरफेस जो सॉइल है उससे नीचे वाली सॉइल की तरफ मूव करना। तो जो भी वाटर में सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, हमने पहले तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल बनाए। अब इन छोटे पार्टिकल में से भी कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो वाटर में सॉल्युबल हो सकते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकते होंगे। वो छोटे पार्टिकल जो हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं उनको हम नेक्स्ट स्टेप के लिए लेके गए, दैट इज लीचिंग। अब जो सॉल्युबल हो सकते हैं वो हो सकता है ऑर्गेनिक हो या हो सकता है इनऑर्गेनिक हो। अगर वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही हैं, कोई भी है, तो जो लेकिन वो वाटर में सॉल्युबल है, तो वो सॉइल की जो ऊपर की सरफेस है उससे नीचे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अब वो जो है नेक्स्ट फॉर्म के लिए, क्योंकि उनको अब रीयूज़ करना है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं। वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल गोज इनटू द लोअर हॉरिजन ऑफ सोयल। अब आता है थर्ड स्टेप, दैट इज कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का क्या मतलब हुआ, जो डिट्राइटस है, डिट्राइटस मतलब हमने अभी बताया जो वाटर सॉल्युबल है वो तो नीचे चले जाएंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से दो दो टाइप के स्मॉलर पार्टिकल बने थे, एक तो वाटर में सॉल्युबल और एक वाटर में इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल थे वो तो लीचिंग के जरिए लोअर हॉरिजन ऑफ सॉइल में चले गए, लेकिन जो अभी वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो वो किस तरीके से रीयूज किए जाएंगे, तो उनको हम पहले तो डिट्राइटस बोलेंगे। अब उन डिट्राइटस को एंजाइम के जरिए सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना ही हम कैटाबोलिज्म बोलते हैं। देखो, लीचिंग में हमें किसी तरह के एंजाइम की ज़रूरत नहीं थी, फ्रेगमेंटेशन में हमें थी, डेट्रीवोर की ज़रूरत थी हमें, दैट इज अर्थवॉर्म, जो कि उनको बड़े से छोटे पार्ट में तोड़ेगा। लीचिंग में जो वाटर में सॉल्युबल थे वो अपने आप से मूव कर गए जो अर्थ है उसकी लेयर्स के नीचे। और कैटाबोलिज्म में हमने क्या किया, जो वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल था उसको हमने डिट्राइटस बोला, और बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो अर्थ की सरफेस पर रहेंगे और वो एंजाइम रिलीज करेंगे और वो डेट्रीवोर पर वर्क करेगा, सॉरी डेट्राइटस पर वर्क करेंगे और उनको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब वो भी बहुत छोटे पार्ट बन गए और वो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर फिर से सोयल ऑरिजिन में जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा। अगर वो वाटर जो सॉल्युबल है वो तो जा चुके हैं सॉइल के अंदर, लेकिन जो अभी वाटर इनसॉल्युबल है सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, अब वो उनका ह्यूमिफिकेशन होगा। ह्यूमिफिकेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस एक ऐसा डार्क कलर ब्लैक मटेरियल होगा जो इनके डिकम्पोजिशन, इनकी कैटाबोलिज्म के बाद बनेगा। डिट्राइटस की कैटाबोलिज्म के बाद सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर बना, अब उस ऑर्गेनिक मैटर से हम ह्यूमस बनाएंगे। ह्यूमस जो है वो एक इस तरीके का मटेरियल होता है जो डार्क कलर का होता है, अमॉर्फस होता है, कोलॉइडल होता है। अमॉर्फस मतलब बिखरा बिखरा सा होता है, ब्रिटल होता है। कोलॉइडल होता है, कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं, जैसे बहुत छोटा होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से ये रेजिस्टेंट होता है, मतलब बैक्टीरिया इस पर वर्क नहीं कर सकते, उनसे ये रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए इजीली डिकम्पोज भी नहीं होता। प्लीज़ प्लीज़ आप इस ह्यूमस को, जो इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई है, इनको बहुत अच्छे से याद रख लेना। ये 5 या 6 प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि ये ह्यूमस जो है वो अमॉर्फस होता है, ये डार्क कलर का होता है। थर्ड वन, that it is colloidal in nature. Fourth, that it is resistant to bacteria and that's why it is not easily decompose. ये पांचों पॉइंट जो है आप इनको याद रख लेना। और इस प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमिफिकेशन जो है वो डिट्राइटस के बाद जो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर बनता है उनको, उनसे ही उनका ह्यूमिफिकेशन होता है और ह्यूमस फॉर्म होता है। क्योंकि अब ये जो है ईजिली डिकम्पोज नहीं होता, तो इसके बाद मिनरलाइजेशन एक नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन सॉइल। जो भी अब इन सबसे मिला है, मतलब ह्यूमिफिकेशन के बाद काफ़ी लंबे टाइम बाद जो भी न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होंगे, उनको जब हम सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं तब हम उसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं। तो ये 5 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यहाँ तक आते आते जो है डिकम्पोजिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही छोटे पार्टिकल बन जाते हैं और ये रीयूज हो जाते हैं। आप तो ये 5 पॉइंट याद रखना, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ह्यूमस की प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। डेट्राइटिस के टाइम पे हमें एंजाइम ज़रूरत होंगी, एंजाइम की जो कि हमें बैक्टीरिया और फंजाई से मिलते हैं। डेट्रीवोर जो है वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म।
अब ये तो था, मैंने ये आपको बताया कि कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं डिकम्पोजिशन के लिए। अब नेक्स्ट है कि डिकम्पोजिशन के लिए फैक्टर कौन कौन से जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होगी तो उस कंडीशन में डिकम्पोजिशन जो है वो हाई हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन होगा। अगर एरोबिक कंडीशंस होगी, ऑक्सीजन होगा वहाँ पर। इफ़ द कंडीशंस आर एनारोबिक, देन जो डिकम्पोजिशन है वो लो हो जाएगा, उसकी जो रेट है वो स्लो हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो एरोबिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन इज हाई एंड इन द एनारोबिक कंडीशंस डिकम्पोजिशन इज वेरी लो। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये भी डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम डिकम्पोज करने जा रहे हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका नेचर क्या है। इफ द ऑर्गेनिक मैटर आर रिच इन नाइट्रोजन एंड शुगर देन डिकम्पोजिशन इज हाई, बट इफ द ऑर्गेनिक मैटर इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन देन डिकम्पोजिशन इज स्लो फाई। क्योंकि काइटिन और लिग्निन जो है वो ऐसे मटेरियल है जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर लिग्निन एंड काइटिन में रिच है, मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, देन डिकम्पोजिशन बिकम स्लो। सो ये जो फैक्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक मैटर का नेचर हमें बताएगा कि डिकम्पोजिशन स्लो होगा या हाई होगा। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, इफ द कंडीशंस आर वार्म देन डिकम्पोजिशन इज हाई एंड इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो और कोल्ड कंडीशंस आर देयर देन डिकम्पोजिशन बिकम स्लो। तो डिकम्पोजिशन हाई तब होगा जब कंडीशंस जो हैं वो वार्म होंगी, एक ह्यूमिड होंगी थोड़ी, और वार्म कंडीशंस में जो टेम्परेचर अगर अच्छा खासा होगा तो उस कंडीशन में डिकम्पोजिशन जल्दी होगा। डिकम्पोजिशन जो है स्लो हो जाएगा जब कंडीशन थोड़ी ठंडी होगी, कोल्ड एनवायरनमेंट होगा। नेक्स्ट है सॉइल मॉइस्चर। अगर सॉइल जो है वो मॉइस्ट है देन डिकम्पोजिशन हाई हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो जल्दी सॉल्युबल जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे और रीयूज़ के लिए जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर जो सॉइल है वो ड्राई है तो ऐसी कंडीशन में डिकम्पोजिशन लो हो जाएगा। इसीलिए सॉइल मॉइस्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिकम्पोजिशन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो थी दो चीज़ें मैंने आपको डिकम्पोजिशन के लिए बताई। पहली तो मैंने आपको बताया कि डिकम्पोजिशन होता क्या है, बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ना, और क्यों, ताकि जो न्यूट्रिएंट बड़े फ्रेगमेंट में हैं सॉरी, वो नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अवेलेबल करवाई जा सके। फिर मैंने आपको प्रोसेसेस बताई हैं डिकम्पोजिशन की, जिसमें हमने 5 स्टेप को फॉलो किया है। फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ह्यूमस की कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी होंगी। उसके अलावा मैंने बताया कि रोल कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन में। दैट इज़ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर। कौन कौन से फैक्टर इंक्रीज करेंगे, कौन कौन से फैक्टर डिक्रीज करेंगे डिकम्पोजिशन की रेट को, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप इनको अपनी कॉपी में मतलब लिख सकते हो अगर चाहो तो इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ एनर्जी फ्लो, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप एक बार एनसीईआरटी को थॉरोली रीडिंग कर लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।